प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, आज़ादी से लेकर अब तक आरक्षण का मुद्दा सियासत की धुरी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी मंडल कमीशन की सिफारिश को लेकर देश भर में हुआ बवाल, तो कभी अलग अलग सियासी दलों का आंदोलन आरक्षण को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। अब लेटेस्ट मामला है, हाल ही में अदालत से आया है फैसला, जिसमें राज्यों या किसी भी सरकार को इस बात की इजाज़त दी गई कि आरक्षण में भी सरकारें कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ओबीसी आरक्षण की ही तरह SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू की जा सकती है। दोस्तों, अदालत के इस फैसले का कई सियासी दलों ने खुलकर खिलाफत की, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम लिया जा सकता है। मायावती ने तो साफ कर दिया कि इस फैसले से SC/ST को मिलने वाले आरक्षण पर ही संकट आ सकता है। अब इसी की अगली कड़ी के रूप में केंद्र की मोदी सरकार का भी एक अहम फैसला आया है। दरअसल SC/ST बिरादरी से आने वाले तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके ये मांग की थी कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि SC/ST आरक्षण में किसी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू नहीं होगी। लेकिन इस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा है कि इस आश्वासन पर भरोसा करना मुश्किल है, बल्कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। मायावती ने सारे SC/ST सांसदों से अनुरोध किया है कि वो एक मंच पर आकर इस व्यवस्था के लिए संविधान संशोधन की मांग रखें। दोस्तों, दरअसल आरक्षण को लेकर जनता पार्टी सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसका नाम था मंडल कमीशन। जनता सरकार गई और एक बार फिर कांग्रेस की इंदिरा सरकार सत्ता में आई, जिसने मंडल कमीशन की सिफारिशों पर रोक लगाए रखा। तब नारा था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में 6 सितंबर 1990 को कहा था कि आरक्षण की व्यवस्था से देश टूट जाएगा। वक्त के साथ आरक्षण को लेकर सियासत की गाड़ी आगे बढ़ती गई और साल 2006 में आरक्षण को लेकर एक और मोड़ आया, जब तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था में OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया। चलिए, आरक्षण को लेकर अदालत के फैसले से लेकर मोदी सरकार के कैबिनेट फैसले और इससे उपजे सियासत पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन इसके पहले एक जानकारी और दे दें। OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। उसकी आय सीमा 8 लाख से ज़्यादा रखी गई है। इसी तरह की कुछ व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर सरकारें मानती तो संभवतः ये लागू हो जाती, लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने यह फैसला ले लिया है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC/ST आरक्षण में लागू नहीं होगी। क्या कुछ है इस मामले में, चलिए सुन लेते हैं प्रतिक्रिया, फिर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि SC एवं ST वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो सुना आपने प्रतिक्रिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 1 अगस्त 2024 को 7 जजों के पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला दिया था कि क्रीमी लेयर व्यवस्था SC/ST आरक्षण में भी लागू होना चाहिए। 2004 में एक केस आया था, EV चिन्नम्मा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार।
जिसमें SC/ST आरक्षण में उप वर्ग की इजाज़त नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन इस फैसले को पलट दिया गया 1 अगस्त 2024 को। उसके बाद से SC/ST के आरक्षण को लेकर तमाम तरह की सियासतें शुरू हो गई। खुलकर मुखर हुई BSP सुप्रीमो मायावती। जाहिर सी बात है, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि निश्चित तौर पर उसको लेकर सारे सियासी दल काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं। एक बड़ा वोट बैंक आता है SC/ST OBC के अंतर्गत। OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है, जिसकी शुरुआती जो आय सीमा थी वो 1 लाख से ज़्यादा इनकम वाले को क्रीमी लेयर माना जाएगा। 1992 की ये व्यवस्था थी। 2004 में यह सीमा बढ़ा करके 2.5 लाख कर दी गई। 2008 में यह सीमा 4.5 लाख। 2013 में जिनकी आय 6 लाख से ज़्यादा थी वो क्रीमी लेयर में शामिल किए गए। OBC की मैं बात कर रहा हूँ। और 2017 में ये आय सीमा 8 लाख कर दी गई। अभी फ़िलहाल यही व्यवस्था OBC आरक्षण में, जो 27% OBC आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें लागू है। जाहिर सी बात है, अगर अदालत ने जो फैसला दिया है उसका भी मकसद कम से कम इतना तो है ही कि SC/ST में भी आरक्षण का फ़ायदा उन तक पहुंच सके जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। चलिए, ये तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अमित जी, हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गौतम जी, दलित चिंतक हैं। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शिव सिंह भारती जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और दिलीप यादव, बतौर राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए दिलीप जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अदालत ने जो फैसला सुनाया, 2004 का एक फैसला था, उसको उसने बदला। जाहिर सी बात है, सोच तो यही रही होगी ना। 7 सदस्यीय पीठ थी ये। 6 लोगों का ये मानना था कि SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण दिया जा रहा है, अगर टोटलिटी में देखेंगे तो करीब 22.5%, 15% SC को और ST को 7.5%। इसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू हो जाए तो शायद जो ज़रूरतमंद है, जो निचले तबके के लोग हैं, जो अभी तक आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं इस व्यवस्था के लागू होने के बाद, उन तक फायदा पहुँचे। लेकिन सियासत शुरू हो गई। BSP सुप्रीमो ने भी इसका विरोध कर दिया। तमाम सांसद जो दलित कोटे से आते हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मिल करके इस व्यवस्था को लागू नहीं करने की बात कही और मोदी कैबिनेट ने फैसला भी ले लिया। आप इसको किस नज़रिए से देखेंगे दिलीप जी? देखिए संजय जी, जिस हिसाब से जो है 1 अगस्त को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों के खंडपीठ का, निश्चित तौर पे ये आश्चर्यजनक है। ऐसा होना, जिस हिसाब से जो है, जो संविधान सम्मत रहा है, जो कानून बना है, उसके तहत जो है पहले रहा कि जो है हम इनको क्रीमी लेयर या उप वर्गों में नहीं विभाजित करेंगे, लेकिन वो समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। और ख़ास तौर पे जो है मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर 85% की आबादी की बात की जाए तो 85% में जो है तकरीबन 60% के 52-60% के लगभग जो है OBC है, और इसके बाद जो है 25% में आपके SC/ST और SC/ST हैं। पूना पैक्ट के तहत जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है आरक्षण की व्यवस्था की थी SC/ST के लिए, वो पूना पैक्ट के तहत था। और अगर देखा जाए उसके परिप्रेक्ष्य में जो है, जो आज का जो है जो निर्णय आया है, उस पूना पैक्ट के तहत वो जो है नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। रही बात, एक चीज है इसमें, एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या जो है जो पूना पैक्ट के समय का जो है भारत था और आज के समय का जो भारत है, उसमें बदलाव कितना आया है। पूरे जो है 50.5% का रिजर्वेशन जो है भारत में लागू है, प्लस 10% का जो है रिजर्वेशन है आपका जो है EWS का हो गया जी। EWS का जो है रिजर्वेशन आया, उसमें जो है आपको बताया कि 6 लाख जो है OBC का जो है क्रीमी लेयर का दायरा है और 8 लाख जो है EWS का है। रही बात ये कि जो जातियां हैं
ओबीसी में जो है सबसे आगे जो है यादव हैं, इसके बाद जो है कुर्मी हैं, इसके बाद कमोबेश और अन्य जातियां हैं जिसमें क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है। उसी तरीके से अगर देखा जाए क्या है एक्चुअल में है कि दलित में जो है जाटो या जो है चमार जो जाति है वो सबसे आगे है दलितों में। इसी प्रकार से यह है एसटी में अगर देखा जाए तो एसटी में जो है मीना जाति देश में जो है सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले एसटी समाज के लोग हैं। एसटी समाज में जो है मीना जाति के हैं। इतना डेवलपमेंट हो गया है कि जो पहले का समय था आज का समय है। लेकिन जो क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर का जो है आप देखें 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, ये चीजें आ चुकी हैं और उस हिसाब से जो है क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया नहीं गया। एक विसंगति और मैं बताऊंगा कि जो है जहां पे जो है ओबीसी का जो है 6 लाख का जो है क्रीमी लेयर का दायरा है, वहीं पे जो है ईडब्ल्यूएस का जो है 8 लाख का ये विसंगतियां हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना अगर जो है भारत को जो है आगे रखना है, ये आरक्षण सिर्फ जो है सोसाइटी को चेंज करने का नहीं है, ये आरक्षण जो है प्रतिनिधित्व का मामला है। बात आप समझिएगा, प्रतिनिधित्व और जो है उनको सोसाइटी में जो है मतलब पैसे, ये मतलब तमाम चीजें जो है जो भौतिकतावादी है वो चीजें नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। प्रतिनिधित्व में कहाँ क्या होता है वो अलग बात है, वो होना ही चाहिए। रही बात की जो है जिस हिसाब से जो है मायावती जी ने जो है विरोध किया है, मेरे जो है हिसाब से चाहिए कि जो है जो क्रीमी लेयर का दायरा है और आगे बढ़ाया जाए और उन जो है चाहे बैकवर्ड की जातियां हैं चाहे जो है। दिलीप जी, मायावती का विरोध तो ये है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था है नहीं। और मोदी कैबिनेट जो फैसला लिया है उसमें कहा गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में चूंकि ये व्यवस्था नहीं है, लिहाजा हम संविधान के मूल्यों के हिसाब से ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। मेरी विचारधारा ये है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था संभवतः लागू हो जाए तो ओबीसी में ये व्यवस्था वैसे ओबीसी समाज के लोगों को आगे लाने में कारगर हो रहा है जो वाकई इस आरक्षण के हकदार हैं। हमारा ये कहना है कि SC/ST में भी ये लागू हो जाए तो संभवतः वो हकदार हो जाएंगे। मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि जो है क्रीमी लेयर अगर जो है कोई जाति जो है दलित में, SC में जो है, मैं दलित नहीं कहूंगा, SC में जो है तमाम जातियां हैं, उन जातियों में जो है कोई अग्रणी जाति है तो निश्चित तौर पे या जो है कोई ऐसे पद प्रतिष्ठान पे बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसके साथ जो है वो जो गरीब तबका का है, जो गांव में रहता है, जो साधन विहीन है, जो समाज की जो है मुख्य धारा से जो है अलग है, उसको लाने के लिए जो है हमें क्रीमी लेयर का जो है उपयोग करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो सभी के साथ है, उनकी जो है ये क्रीमी लेयर का मामला जो है सभी के साथ है, होना चाहिए। नहीं तो हमारा समाज जो है उस हिसाब से आगे नहीं जा सकता है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि ये चीजें जो है होनी चाहिए। शायद जो है मायावती जी को जो है जो बात कह रहे हैं कि जो है बाबा साहब के जो संविधान के तहत था कि जो है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का जो है जो रवैया रहा है आरक्षण को लेके, खास तौर पर किसी भी आरक्षण को लेके, मैं किसी भी ईडब्ल्यूएस को छोड़ के जो 85% की जो है बात है उसमें उस हिसाब से खरा साबित नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि आप एक चीज देखेंगे, मैं थोड़ा जरा रोकना चाहेंगे, एक बयान आ रहा है, जरा सुन लेते हैं पहले वो, फिर चर्चा पर हम चलेंगे। जी, पहली बात, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को, हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए, अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है?
उन्हें एनएफएस को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC/ST बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ PC करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की भी ऐसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% से अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहाँ सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में कर देना चाहिए, 98% प्राइवेट सेक्टर। हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से SC कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर लगे। तो चलिए, यह बयान चूंकि चर्चा के लिए सारगर्भित था इसलिए ये बयान सुनाना बहुत ज़रूरी था। विद्या गौतम जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। विद्या गौतम जी, हालांकि चिराग पासवान को भी हम सुन रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद को भी सुन रहे थे, BSP सुप्रीमो मायावती तो मोर्चा खोल ही ली हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था चाहे EWS हो या OBC हो, अगर उसके लिए की गई है तो इसका मकसद तो सिर्फ यही है ना कि जो लोग वाकई आरक्षण के हकदार हैं उन तक आरक्षण का फ़ायदा पहुँचे। तो कि अगर SC/ST में भी ये आरक्षण में अगर कोटा व्यवस्था हो जाए या क्रीमी लेयर व्यवस्था हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल सर, जिस तरह से कि अभी क्रीमी लेयर का एकदम कोर्ट का इस तरह का फैसला आया और आरक्षण इन रिजर्वेशन का मामला जो आया, तो हम सब जानते हैं कि इसका मूल आधार है जाति। मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन परंपरा के अनुसार उसकी जाति नहीं चेंज हो सकती। तमाम ऐसे सहारनपुर के एक बड़े IAS अधिकारी रहे हैं, बलवंत सिंह, जो कि नहीं रह गए, उनके साथ ऐसी इस तरह की जीवन में काल में हुआ, उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया था कि उनका चपरासी उनके लिए पानी लेकर के आता था तो वो दूर रखता था और वो कहता था कि नहीं, ये निम्न जाति के लोग हैं, इनको पानी पिलाने का मेरा हक नहीं, लेकिन मेरी क्योंकि ड्यूटी है, मुझे इससे तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं इस पानी को ऐसे रखूंगा। तो अगर कोई कह दे कि वो पैसे वाले हो गए, अब उनको रिजर्वेशन नहीं, हाँ, ये सामाजिक सोच के अनुसार एक स्वतः ही हो जाए तो ठीक है, वो अपना अक्षर छोड़ देते हैं कि हमारे से जो छोटे भाई बहन हैं, जो दूसरे भाई बहन, उनको रिजर्वेशन मिल जाए, तो एक सामाजिक सोच से तो ये चीज डेवलप करी जा सकती है। लेकिन अगर सरकार लगाना भी चाहती, कोड लगाना भी चाहती क्रीमी लेयर, तो आप पहले सर्वे कराइए कि किसके घरों में कितना नौकरियां हैं, कितना क्या है, उसके बाद में ही आप कुछ कहिए। आप कोई सर्वे हुआ नहीं, कोई इसी तरह का कोई फॉर्मूला उनके पास है नहीं और आपने उठा के कह दिया कि आप क्रीमी लेयर लगाएंगे। दूसरा, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, ये एक तरह से पूरी तरह से बांटने की पॉलिसी है। पंजाब में यही प्रकरण हुआ, वहाँ 25% मजहबियों यानी वाल्मीकि समाज को और दूसरा इनको करके, जहाँ की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ, यानी ये तोड़ने की
एक परंपरा। आप कुछ भी करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन आप सबसे पहले उस चीज का सर्वे करें, उसके आंकड़े चुकाएं, और तब जाकर के सही पिक्चर सामने आएगी ना कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है। अब कोर्ट ने और सरकार ने सोच लिया कि हाँ जो लोग पैसे वाले हो गए, अरे कितने पैसे वाले, कितने की कंपनी चल रही, फैक्ट्री चल रही, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब हो गई है, मात्र उनके जीवन में थोड़ा दाल रोटी का जीवन यापन होने का साधन आया, वरना क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। बस एक तरह से आपस में कुछ नया करो मत, जो है उसी में भी इतना षड्यंत्र कर दो कि लोग आगे बढ़ ही न सकें। तो ये एक तरह से सरकार की एक मंशा जो है कि इन SC और ST के लोगों के प्रति जो है वो सामने साफ साफ नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को विद्या जी, पहली बात तो विद्या जी, अधिकार भी चलिए नहीं उनका। विद्या जी, जितने भी सांसद थे उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। जी 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 सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को केंद्रीय कैबिनेट ने खारिज कर दिया और ये कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था चूंकि संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो लागू नहीं होगा। चलिए ये तो फैसला हो गया, लेकिन मेरा एक पक्ष ये भी कहता है कि जो और भी SC ST के दबे कुचले लोग हैं उनको अगर मुख्य धारा में लाना है, जैसा कि दिलीप जी कर रहे थे, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, प्रतिनिधित्व, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या नौकरशाही हो या तमाम जगह हो, उनको अगर हम उसमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो संभवतः वो सम्मान हासिल नहीं होगा। तो इस मकसद से अगर उन लोगों को कुछ फायदा मिल जाता तो इसमें नुकसान क्या है? हाँ, मैं आपको बता दूं सर कि पूरा जो ये पूरा समाज, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल है, जितने भी ऐसी से शुभचिंतक लोग हैं जो चाहते हैं कि आर्थिक सामाजिक रूप से हमारा समाज आगे, उसी के लिए तो हम सारे संघर्ष कर रहे हैं और उसी प्रकरण के लिए सर। लेकिन सरकार का इसमें षड्यंत्र तो खैर खारिज हो गया, सब सांसदों ने भी किया और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है कि वो खारिज हो गया, वो हो भी नहीं सकता था कि संविधान अनुरूप नहीं था। लेकिन हम सारे इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन रोज रातों दिन राजनीति का झगड़ा बन गया ये रिजर्वेशन पॉलिसी। आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा लेते, आप क्यों नहीं सर्वे कर लेते हैं? ठीक है, आपको सर्वे में लग रहा है कि किसी के घर में, परिवार में बहुत सक्षम लोग हो गए हैं, तो आप उस कंडीशन पे लेकर के आओ ना। आपने कोई कंडीशन, आपने कोई फॉर्मूला तैयार ही नहीं कि आपने उठा के कह दिया क्रीमी लेयर लगा देंगे, तो ये कोई मकसद नहीं होता। हम सारे ही साथ चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन है, जो भी SC समाज से रिलेटेड जो भी जातियां उपजातियां हैं, उन सबका लाभ होना चाहिए। अगर उन सबका लाभ होगा तभी समाज बढ़ेगा तो देश विकास करेगा, तो हम सब चाहते हैं। लेकिन इसका आप फॉर्मूला इख्तियार करिए कि आपको सर्वे करना होगा। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी, कितने लोग हैं जो बिल्कुल किसी तरह का लाभ संवैधानिक रूप से नहीं पा पाए, उनकी एजुकेशन का स्तर क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है और उनकी और स्तरों की सामाजिक स्तर क्या, तब जाकर के आप इस क्रीमी लेयर के प्रावधान। जी विद्या जी, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये सुझाव आया तो केंद्र सरकार कुछ पहल करती, संभवतः इस तरह का सर्वे तो कराना लाजमी ही था, क्योंकि बगैर उसके तो ये निर्धारित ही नहीं हो सकता है कि किस आय वर्ग में कौन होगा, आरक्षण होगा। लेकिन अब क्रीमी लेयर का मामला ही समाप्त हो गया है। चर्चा तो यही बनता है ना, OBC आरक्षण में भी जिस तरह से बातें हुई, भाई OBC में भी तमाम जातियां हैं, गिनने बैठेंगे तो हमें लगता है कि अच्छी खासी फेरहिस्त हो जाएगी। लेकिन आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको कि 6 लाख या 8 लाख से ज़्यादा उनका सालाना आय है, उसको क्रीमी लेयर में कर दो। बाकी उसके निचले तबके के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ दे दो, तो समझ में आता है कि उसको आगे बढ़ाने की कवायद है। बिल्कुल, इसमें एक गारंटी कौन लेगा कि जिनकी 8 लाख से 6 लाख से कम की आय है, क्या उसका आज की डेट में एजुकेशन का स्तर इस तरह का हो गया कि आपके पास में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको टेक्निकल कोर्स करना है, MBBS करना है, इंजीनियर बनना है, BTech करना है, MTech करना, तो उसकी फीस कौन भरेगा? पहले आप उनके शैक्षणिक विकास के लिए निश्चित तौर पर आपका एक सुझाव बेहतर है कि जातीय जनगणना हो, उसके बाद ये आकलन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अमित जी को मैं शामिल कर लेता हूँ। अमित जी, चलिए भाई, क्रीमी लेयर की व्यवस्था तो अब नहीं लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का जो फैसला था उसको बेशक पलटा हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये इजाज़त दे दी थी कि अगर वो चाहते हैं तो SC ST जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कर दें। सुझाव तमाम तरह के थे कि इसको लेकर के सरकार एक नीति बनाए, सर्वे करे, तमाम चीज़ें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में। लेकिन राजनीति ज़्यादा हो रही है। हालांकि कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। एक ज़माना वो भी था जब भारत रत्न राजीव गांधी चाहते थे कि आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू ही नहीं हो, और आज राहुल गांधी आरक्षण को लेकर के बड़ा आंदोलन तक कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि OBC आरक्षण की बात हम रहने दें, वो तो व्यवस्था चल ही रही है, जिसको फ़ायदा मिलना है मिल ही रहा है। लेकिन अगर SC ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू हो जाती तो क्या गुनाह हो जाता है? देखिए, क्योंकि मैं उन निचले तबकों की बात कर रहा हूँ
जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं होती है और उस परिवार का कोई सदस्य चाहता है कि हम भी आईएएस बने, हम भी आईपीएस बने, हम भी सरकारी नौकरियों में जाएं। ये बिल्कुल अधिकार है, देश का संविधान ये अधिकार देता है कि समाज का हमारे समाज का सबसे निम्नतम वर्ग, दबा कुचला वर्ग जो भी है, उसे विकास की मुख्य धारा में वैचारिक रूप से और आर्थिक रूप से हर प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके लिए सरकार कर क्या रही है? सरकार ने कोई इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे नहीं बनाए जिसमें कुछ ऐसा प्रावधान हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा जिक्र बताता हूं कि हम सब गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पूरे देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। अब इंटर पास करने के बाद हमें याद है हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ता था और सब हम एंट्रेंस एक साथ देते थे, सब हम एक साथ एंट्रेंस देते थे। और होता था इंटर के बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटीज के रहते थे और उसमें किसी का नाम आ गया तो बहुत कम ही पैसे में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल जाता था और अच्छी हमसे पढ़ाई कर पाते थे, वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहता हो। भाई अगर किसी शेड्यूल एससी कास्ट के है, एसटी का है, उनको रिजर्वेशन का कोटा मिलता था, कोई समस्या नहीं थी। आप समझिए कि इस सरकार ने 2014 के बाद उन विश्वविद्यालयों के फंडों में 70% की कटौती की है और उनको निजीकरण के हस्त्र पर ढकेल दिया है, जिनकी फीस 400% इंक्रीज की गई है, बढ़ाई गई है। आप बताइए ना, गांव से निकला हुआ, गली कूचे दुबके से निकला हुआ बच्चा जो अपनी मेहनत के दम पर एंट्रेंस एग्जाम पास करके जाता था, और वो जो आज उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कारपोरेट के हवाले कर दिया गया। तो आप इस चीज को बताइए, जब व्यक्ति समाज में बढ़ेगा तो तभी आगे, जब वो पढ़ेगा। इस सरकार ने उस पढ़ने की नींव को ही तोड़ दिया है। सरकार नहीं चाहती कि समाज के निम्न वर्ग का, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, जितने भी माध्यमों से व्यक्ति कमजोर और लचर है ना, वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। सरकार कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलती। सारे देश के इंस्टीट्यूशंस को निजीकरण की हवा में झोंक दे रही भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में। जहां देखो वहां प्राइवेट वेंडर लगा पड़ा है। जहां पर मैं देखता हूं कि मेसों की बात आती थी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मेसों का सिस्टम ऐसा होता था कि कम पैसा आता था तब भी, जब 20-30 रुपए में खाना खाते थे और बहुत सा अनुदान केंद्र सरकार वहन करती थी। लेकिन सरकार ने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। अब वही बच्चा हॉस्टल की सुविधा कम कर दी। तो ये सब क्या दिखाता है? ये यही तो दिखा रहा है ना क्रीमी लेयर, एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेके क्या नहीं। सोचा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार से लेकर के जो कुछ भी उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का हम सबको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए, देखिए आरक्षण की व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही है कि समाज का दबा कुचला, शोषित, वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा में आ सके। इसके लिए सरकार को जो प्रावधान करने चाहिए, सरकार ने वो प्रावधान नहीं किए। अभी देखिए ना कि हमारे नेता राहुल गांधी जी चेतरा मोची जी से मिले। अब उनकी समस्याएं क्या हैं? जो गांव गुरबा में दुकानें करते हैं, जो बहुत एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या ऐसे सॉल्व नहीं होगी सिर्फ सरकार की कही गई गोलमोल बातों से, सरकार की योजनाओं से। उनके जो दुख हैं, उनके जो दर्द हैं, उनको आर्थिक रूप से हम संबलता जब देंगे। आर्थिक रूप से संबलता कब देंगे? जब हम उनकी गणना कराएंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले दिन से इस पक्ष में है कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसके पक्ष में सरकार नहीं है। और जब हम किसी की संख्या नहीं जानते होंगे तो हम उनके हक और हुलूल और अधिकार को कैसे दे पाएंगे? बहुत सोचनीय विषय ये हो जाता है। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उस पर ये तो हम शिव सिंह से पूछ लेंगे कि जातीय जनगणना आखिरी बार जब हुई थी तो उसका डाटा कौन नहीं जारी किया था। आप चूँकि अमित जी आज व्यवस्थाओं पर अगर सवाल करेंगे ना, तो आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा शासन आप ही का रहा है, कांग्रेस का। तो ये व्यवस्थाएं, चाहे वो चेतराम मोची जी की बात हो या नंदराम धोबी जी की बात हो, सवाल आपके ऊपर भी खड़े होंगे। व्यवस्थाएं अगर वहीं से दुरुस्त रहती तो संभवतः आज हम विकसित भारत के श्रेणी में खड़े होते। शिव सिंह भाई, आप लोग एकदम से क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पलट गए? सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छा खासा आपको दे दिया था कि चलिए अनुसूचित जाति जनजाति के जो निचले तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू कर देते। अनुसूचित जाति जनजाति में जिनके पास सालाना इनकम अगर 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख है, तो उनको आरक्षण की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। आवश्यकता तो उनके लिए है जो 3 लाख, 2 लाख और 4 लाख कमाते हैं।
देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू की और उन्होंने पूरी तरह से विचार करके व्यवस्था लागू करने के बाद, और उन्होंने कहा भी था कि सरकारें अगर इसको ठीक से लागू करेंगी तो निश्चित रूप में 10 साल में यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। जी संजय जी, हम लोगों को याद है इसी चैनल पर हम लोग आपके साथ इस पर बहुत सार्थक डिबेट कर चुके हैं। जी, क्योंकि विभिन्न सामाजिक विषयों पर आपके चैनल पर चर्चा होती रहती है और वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर भी निकलती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया। और बाबा साहब ने जब इस तरह की व्यवस्था लागू की तो उन्होंने सरकारों के हाथ में सौंपा। अभी प्रश्न क्या था, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं उन्होंने सीधे टारगेट भारतीय जनता पार्टी पर कर दिया इंस्टीट्यूट को लेकर। अरे भाई, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना प्रारंभ आपने किया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उसका विरोध करती है। कैसे भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र शासित सरकार ने, सुनिएगा जवाब दीजिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400% फीस बढ़ी, 500% फीस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बढ़ी। चर्चा उस पर नहीं हो रही, चर्चा उस पर नहीं हो रही, क्रिमिनल नहीं, पहले चर्चा उस पर नहीं हो रही, चर्चा उस पर नहीं हो रही। आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। अरे सुन लीजिए आप। दूसरी बात क्या है कि 70 वर्षों तक उस पूरे समाज को कोई, आप समझिए कि आरक्षण को लेकर उस व्यवस्था पर कोई काम ही नहीं हुआ। जिस तरह से व्यवस्था लागू की थी, जिस मंशा से लागू की गई थी, और उस पर किसी तरह से भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उसके लिए दोषी कौन है? दूसरी बात मैं कह दूं कि आज भी मैं ये मानता हूं कि दलित समाज, इस देश का जो दलित समाज और पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, पिछड़े वर्ग में व्यक्ति या किसी अन्य वर्ग में व्यक्ति आरक्षण की व्यवस्था से अपने आप जब क्रीमी लेयर से बाहर होता है तो उसको वह सम्मान और सारी चीजें प्राप्त होती है। अनुसूचित वर्ग के साथ अभी तक मुझे लगता है इस तरह की जब ये व्यवस्थाएं बनी नहीं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मुख्य धारा में वह शामिल हो सके। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो सपना वास्तव में आरक्षण को लेकर देखा था, अभी हम देखेंगे क्रीमी लेयर पे क्रीमी लेयर की बात होना भी प्रारंभ होगी समाज में। जिस तरह से मैं उस बात से, आपकी बात से ऐसा नहीं कि सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था हो, इतनी सुचारू व्यवस्था हो जाए कि आरक्षण एक दिन ऐसा आएगा कि आरक्षण की आवश्यकता ही न महसूस हो। लेकिन जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने आरक्षण को लेकर या जिस देश में जो निचला तबका है उसकी दशा और दिशा में सुधार करने के कोई उपक्रम नहीं लगाए, किसी भी तरह की उन्होंने अपने स्तर से कोई तैयारी नहीं की। इस वजह से आज हम लोगों को आरक्षण की भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा जो विषय जिसको लेकर बहुत समाज में उथल पुथल है। मैं कह रहा हूँ आपस में ही एक दूसरे में टकराव की स्थिति पैदा होने की भी स्थिति है। इसको मुझे लगता है देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह आज के समय में सही निर्णय है। ठीक है दिलीप जी। जी भाई, तमाम तर्क सुनने के बाद भी मेरा दिल कहता है कि अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC ST आरक्षण में लागू हो जाती तो शायद ज़्यादा फायदा इस समुदाय को मिल पाता। जी देखिए संजय जी, एक बहुत अच्छी बात कही विद्या गौतम जी ने, और तमाम लोगों की जो है, चाहे वो चिराग पासवान हो या जो है चंद्रशेखर आज़ाद हो, उनकी बात को हमने जो है सुना। और सही बात है, हम रिजर्वेशन कितनों भी पालें, हकीकत में बता इस समाज की स्थिति है जी। मैं भी उसी कैटेगरी पिछड़े वर्ग से ही आता हूँ। जो विद्या जी ने कहा अनटचेबल, हकीकत है। हकीकत ये है कि आज जो है लोग, आज क्या मतलब सदियों से जो है ये रहा है कि हम आपसे आगे हैं, मतलब हम सुपीरियर हैं। एक कहावत है कि जो है, कहावत है जाति है कि जाति नहीं। आप बात समझिएगा, अगर जो व्यक्ति जो है, अगर हम अहिर हैं, हम यादव हैं, हम अहिर हैं, हम IAS बन जाते हैं, लेकिन जो है गंगा जल से जो है हमारे लोगों के जो है घरों को जो है धुलवाया जाता है। ये बहुत हकीकत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस का भी मैं चरित्र बताऊंगा अभी जो है। और रही बात ये कि ऐसे ही तमाम लोग, हम आप हैं, हम यादव बिरादरी के हैं, अहिर हैं, लेकिन हम अपने क्या जो है एक जाटव भाई को जो है
आप या एक चमार भाई को जो है अपने साथ बैठाते हैं, ये शब्द जो है, माफ करिएगा कि जो है ये शब्द लिया नहीं जा सकता, लेकिन बोलना पड़ रहा है इसलिए नहीं, अब कि तो हकीकत है। अब तो हमें लगता है कि बहुत बदलाव हो गया है। नहीं बदलाव है सर, एकदम नहीं बदलाव है। मैं बता दूं कि जो है, मैं सैकड़ों ऐसे नाम ले सकता हूं, आप छोड़ दीजिए दिलीप जी। जी। तर्क में दम है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कितने पंडित, ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत सब पैर छूते होंगे। एकदम छूते हैं वो। क्या बात कर रहे हैं सर मैं वही मानसिकता बदल रही है भाई। विद्या जी एक मिनट, मैं वही चीज, मायावती जी का जो है पैर लोग अपने जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से छूते हैं, ना कि उनकी जात की वजह से। मैं हकीकत बताऊं कि जो है अखिलेश यादव के घर को अगर धुलवाया जाता है तो उनकी जात की वजह से धुलवाया जाता है। मैं आपको यह भी बताऊं कि जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है नहीं बुलाया जाता, उनके जाति की वजह से नहीं बुलाया जाता है मंदिरों में। अगर रामनाथ कोविंद को जो है नहीं बुलाया जाता है तो उनकी जात की वजह से बुलाया जाता है। ये जो सदियों से रहा है, जो पार्टीशन हुआ है, लोगों ने हम लोगों ने जो है पार्टीशन किया है, ये वाकई में है। चाहे हम आईएएस बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए। दिलीप जी, आप किस जमाने की बात करो यार। द्रौपदी मुर्मू अपने शपथ लेने के पहले मंदिरों में पूजा करते हुए नजर आई। अभी झारखंड के दौरे पे गई, वहां गई, कौन रोकता है? सही है। अब एक चीज और बता दें, रही बात एक दो फीसदी जो मामले हैं उसको हम इसमें न लें। उसी बात पे आ जाओ। आज हम यहाँ पे डिबेट में इसलिए बैठे हुए हैं कि 1 अगस्त का जो फैसला आया उसमें जो है नस्लीय जातियां जो है जो भरी रही, उसमें से 6-7 लोगों में से कौन कौन से लोग थे जो ये फैसला लेके आए। सबसे बड़ी बात है जो वो न्यायपालिका जो अपने भाई भतीजेवाद के नाम पे जो है कॉलोजियम सिस्टम बना के जो है वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति जो है अछूता नहीं है, वो बैठे हुए, तो न्याय कहां से होगा। आज जो है 21 अगस्त को भारत बंद का जो है विभिन्न संगठनों ने जो है आह्वान किया है, भारत बंद 21 तारीख को करेंगे, 21 अगस्त को। आज ये उन्माद पैदा हो गया है कि एक न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं लोग। तो हमें इस जड़ को जो है खत्म करना होगा कि जो अनटचेबल की बात है, आप जजमेंट को पढ़िए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई कहते हैं कि ऐसी कई जातियां हैं आज भी जिनका सदियों से उत्पीड़न हो रहा है, उनको आगे लाने की आवश्यकता है। जी, मैं वो चीज, ये विचारधारा कौन रखता है? ये नहीं, ये इसको सियासत में न तौलिए। सियासत नहीं, सियासत तो चालू हो। आरक्षण, दिलीप जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारी इनकम 20 लाख रुपए है, क्या मुझे आरक्षण की आवश्यकता है या आपकी इनकम 2 लाख रुपए आपको आरक्षण की आवश्यकता है? अगर 2 लाख, क्रीमी लेयर की व्यवस्था यही देती है ना। क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है, जो सदियों से इसमें ये थोड़ी हो रहा है कि हम जातियों में बांट रहे हैं, तोड़ना पड़ेगा। मैं एक चीज वही बात करूं, कांग्रेस की मैं बात कर दूं, नहीं, कौन करेगा कोर्ट के फैसले? ये तर्क संगत नहीं है। विद्या जी मैं आज जो है एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, ये तर्क संगत नहीं लग रहा है। विद्या जी, हम कह रहे हैं कि SC कोटे में अगर मान लीजिए 250 जातियां हैं, सबके लिए क्रीमी लेयर में एक आय सीमा निर्धारित होगी ना। ये कह करके तो नहीं होगा कि ये फलाना है, ये फलाना है, इनको इतना और इनके लिए इतना। या SC में मीना जनजाति को आप किस रूप में देखती हैं? देश में नौकरशाही में सबसे ज्यादा संख्या उनकी है। अब वैसे लोगों को भी तो और दूसरे जो जातियां हैं उनको भी तो आगे आना चाहिए ना, उनकी बराबरी के लिए। इसीलिए तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। OBC में ये व्यवस्था चल रही है ना। उसके लिए तो सर्वे करने की बात करी जा रही है, क्या उसका सर्वे करिए, उसके बाद फैसला गलत है इस तरह है। आप पहले जांच से पहले सर्वे करिए, सर्वे करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सुझाव दिया था उसमें कहा था कि इसके लिए व्यवस्था सरकार बनाए, लेकिन चलिए वो मामला वहीं शांत हो गया क्योंकि सियासत इसमें शुरू हो गई। अगर बनता है तो आपको कोई संगठन या किसी तरीके एक राजनीतिक
राज्य अपने तक हुई, चाहे महाराष्ट्र में देखिए तो रिजर्वेशन पॉलिसी के लेकर के अब यहाँ पर सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, यहाँ पे अब रिजर्वेशन लेके आगे क्लियर हम कह रहे आप क्यों नहीं मूल समस्या पे बात करते कि पहले आप जाति का जनगणना कराइए, पहले आप सर्वे करिए कितने परिवार हैं, उसके बाद ही आप लेकर के आएंगे ना कोई कोर्ट का फैसला। हम सब ना कर रहे हैं, हमारे लोगों नहीं ठीक है, मेरा ये कहना है कि वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया 1992 में, 1991 में उन्होंने इसको स्वीकार किया, 1992 में देश में व्यवस्था लागू हो गई जिसमें ओबीसी को 27, एससी और एसटी को 22.5% आरक्षण का व्यवस्था था। उस समय भी जातीय जनगणना तो हो नहीं पाई थी, लेकिन व्यवस्था चली ना, क्योंकि आप जब भी किसी एग्जाम के लिए दाखिला देंगे तो उसमें आपको प्रमाण पत्र तो देना पड़ता है ना। तो सीधी सी बात कह रही हूँ कि मैं कह रही रिजर्वेशन देना ही बंद कर दीजिए। अगर किसी को आपको ऐसी किसी को आप सामान्य शिक्षा नीति सामान्य तरीके से नहीं आरक्षण देना, सुनिए विद्या जी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आरक्षण बंद कर दीजिए। आरक्षण की व्यवस्था उसके लिए हो जो उसके लिए हकदार है, जिसको आवश्यकता है कि उस टैलेंट को प्रतिनिधित्व मिल सके। काम कर रहे हकदारी के लिए हम कह रहे सर वो एसटी कैटेगरी का 20 लाख वाला आदमी भी अछूत है, व्यवस्था के अनुसार आज भी अछूत है। अखिलेश अगली समझो मकान धुलवाना पड़ा था, पीएम योगी नाथ को ये बात कोई क्यों नहीं जान रहा है, कैसे मान रहा है कि क्रीमी लेयर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप करिए सर्वे करने के बाद ही आगे समझ। कितने ऐसे परिवार हैं जो नौकरियां पा चुके, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, मैं सर्वे लेकर के आपको दे दूंगी, जिन्होंने स्वतः ही अपना रिजर्वेशन छोड़ दिया कि मेरे किसी दूसरे पिछड़े हुए भाई बहन को मिल जाएगा। तो सामाजिक सोच तो वैसे ही अपने आप डेवलप होती जा रही है। नहीं अरे भाई आरक्षण को लेकर के हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं ना, आरक्षण समाप्त करने की बात हो रही है। ओबीसी में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू है ना, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। तो एससी एसटी में भी अगर क्रीमी लेयर आ जाए बगैर राजनीति किए हुए, हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने तो ये खारिज कर दिया, लेकिन राजनीति चलेगा। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये प्रावधान ही नहीं हो सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये बात 25 लाख का आदमी है तो वो अब क्रीमी लेयर में आ गया है तो उसके साथ जाति भेद नहीं होगा। जाति भेद आज भी उसी लेवल पे चल रहा है, बस आप कुछ एग्जाम्पल ही दे सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, जिनके साथ में खुद हुई इतनी बड़ी घटना, क्यों गंगा जल से धुलवाया गया, तो उनसे बड़ा पैसे वाला कौन है ओबीसी समाज में। चलिए तो ये विद्या जी जब मुलायम सरकार गई और मायावती बहुमत से आई ना सत्ता में, तो उस वक्त भी 5 कालिदास मार्ग का पूरा रेनोवेशन कराया गया था, मैं गवाह था। और मायावती ने होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को ये बताया था कि अभी पूरे मुख्यमंत्री आवास की मैं सफाई करवा रही हूँ, उसके बाद जाऊंगी। चलिए ये सब तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दे पे हम नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सारे नजीर हैं ऐसे। नहीं वो कोई भी आप भी जब मकान बदल के किसी दूसरे मकान में जाएंगी ना, तो संभवतः उसको पहले धुलवाएंगी पुछवाएंगी तभी आप प्रवेश करेंगी। चलिए ठीक है, ये तर्क नहीं। अमित भाई जाहिर सी बात है, राजनीति की बात नहीं, गंभीरता की बात हो। कई ऐसी चीज़ें हुई, कई ऐसी परिस्थितियाँ आई, हमें लगता है कि आरक्षण को लेकर के आपकी सरकार जब रही केंद्र में तो भी संजीदगी देखने को नहीं मिली। छुआछूत को लेकर के मैं मानता हूँ कि हाँ समाज में इक्के दुक्के घटनाएं ऐसे देखने को मिलते हैं, खास करके राजस्थान और उस बेल्ट में जहाँ के सवर्ण और दलितों के बीच में एक बड़ा कहा जा सकता है कि खाई देखने को मिलता है अक्सर। लेकिन अब बहुसंख्य भारत में ये अब खाई लगभग समाप्त होती जा रही है, क्योंकि हमारे भी कई ऐसे दोस्त हैं दलित हैं, हम लोग साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, साथ में पकौड़ी भी खाते हैं। तो अब ये छुआछूत का ज़माना गया। वो हमारे दादा परदादा के ज़माने में हुआ करता था कि कोई अगर दलित है तो उसको घर के दरवाजे के बाहर बैठाओ और उनके लिए अलग से बर्तन होता था। वो भेदभाव ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा सिंपल ये बता दो कि भाई क्रीमी लेयर को लेकर के कांग्रेस की क्या सोच है। क्रीमी लेयर कहने का अर्थ ही ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है उसको आरक्षण का फ़ायदा मिले। देखिए क्रीमी लेयर तय कैसे, ये वोट बैंक की राजनीति है या कुछ और है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक और अभी तक जो जातीय जनगणना पर चुपचाप बैठे हुए थे
और वो एकदम कूद करके आ गए। मैं बताऊं आपको, देखिए क्रीमी लेयर तय कैसे होगी। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आपने भी पढ़ा, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि सरकार कोई ना कोई प्रावधान करेगी क्रीमी लेयर को लेकर। हाँ, यस। देखिए हम कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जी। पर। सरकार को जो काम करना था उसने किया, कोर्ट को जो करना था। लेकिन हम वही बात तो पहले दिन से कह रही कांग्रेस पार्टी कि हम उस काम को पहले क्यों नहीं कर लेते। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आया 1 तारीख को, और कांग्रेस पार्टी तो काफी दिनों से मांग उठा रही है। सदन के पटल पर भी मांग उठाई गई, इसके पहले उठाई गई कि जाति जनगणना करा ली जाए। तो अगर जाति जनगणना सरकार मान गई होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का तो तथ्य एकदम साबित हो गया होता ना कि कौन कितना है। देखो हम इस बात को मानना चाहते हैं, हर कोई मानता है कि जब तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। फिर मुझको तुम भटका रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं भटका। जातीय जनगणना और क्रीमी लेयर से क्या मतलब है? अच्छा कैसे तय करेंगे? अच्छा मान लीजिए पहली बात संजय राजन ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, ये तो जातीय जनगणना में स्पष्ट हो जाएगा। संजय राजन की इनकम कितनी है ये जातीय जनगणना में कैसे संभव होगा भाई? जब तक हमने पहले भी कहा कि जब तक अब तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं यार, आधार पैन से हम जुड़े हुए हैं। इस महीने मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया, साल भर में मैंने कितना खर्च किया, मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने मोबाइल सिम इस्तेमाल किया, मेरे नाम पे ये जमीन है, अब सब डाटा निकल आता है भाई। संजय जी तो देखिए ना कि जब हम लोग आय की गणना कर रहे हैं तो आप देखिए ना कि समाज के दबे कुचले वर्ग की आय 13 रुपए, 14 रुपए, 26 रुपए प्रतिदिन की हो रही है। ये क्या दिखाता है? ये किस लेयर में शामिल होंगे? ये लोग किस लेयर में शामिल होंगे आकर के? सरकार ने सिर्फ 5 किलो के राशन के नाम पर गरीबों को ठगने का काम फिर मुद्दे से मुद्दे, बिल्कुल मुद्दे से नहीं भटके। आप लोग देखिए बिल्कुल आप सियासतदान हो, मुद्दों को बड़े बारीकी से भटकाते हो। सरकार को चाहिए कि सरकार दबे कुचले, शोषित, वंचित और समाज के सबसे निम्नतम वर्ग को आगे उठाने के लिए, उत्थान के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं ला सकती है, जिससे उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विकास की मुख्य धारा में आ सकते हैं, उनको आर्थिक लाभ हो सकता है, वो स्टैंड कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते हो। कोई योजना नहीं है। SC ST के लिए स्कॉलरशिप योजना से लेकर के तमाम चीजें हैं भाई। अब उसकी जवाबदेही, आप लोग सियासतदान हो, आप जाके लोगों को जागरूक करो। सरकार भरपाई करती कि नहीं? सरकार करती तो हमने कहा ना सर। सुनिए, स्कॉलरशिप देखिए कितने 44% का कोटा स्कॉलरशिप का काट दिया गया। ये क्यों काट दिया गया? ये सवाल खड़े हो सकते हैं। ये क्यों काट दिया गया? अब विश्वविद्यालय में जो बच्चे छात्र पढ़ने जाते थे, गरीबों के, निम्न वर्ग के लोगों के, जिनको 30 रुपए में खाना मिलता था, आज उनको 80 रुपए में, 90 रुपए में खाना मिल रहा है। और ऐसा नहीं था कि पहले नहीं मिलता था, पहले की सरकारें इतना बजट देती थी उनको कि वो सरकार वहन करती थी, और वही बजट लेकर के चले गई है। चलिए ठीक है, इस पर इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की, नहीं ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आखिरी में अपनी बात वक्त यहीं तक इजाजत देता है ना। असल में वक्त का तकाजा होता है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगले कार्यक्रम पर भी हमें जाना होता है। तो निश्चित तौर पर ये नया मुद्दा आया है देश के सामने। हालांकि मोदी कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है कि SC ST में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू ही नहीं होगी। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं कि SC ST को अलग इसलिए किया गया है कि छुआछूत का मामला था। कुछ लोगों का कहना है कि SC ST में बिखराव लाने की कोशिश हो रही है। ये मेरे समझ से परे है। फिलहाल आगे क्या कुछ सियासी रंग लेता है ये मामला, देखना दिलचस्प होगा। मुझको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।